अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी यूनियन। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है चैप्टर 8 का रिमेनिंग पार्ट, जो कि लास्ट से रह गया था। इसको कंप्लीट करके चैप्टर 9 पे शिफ्ट होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि बाकी चैप्टर्स भी अपलोड करें, बाकी चैप्टर्स भी अपलोड करें। मैं साथ साथ बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी बना रही हूँ, बट टाइम सिर्फ संडे को ही मेरे पास होता है कि मैं वीडियोस अपलोड कर सकूं या वीडियोस एडिटिंग वगैरह कर सकूं। तो थोड़ा सा आप लोग उसके लिए वेट कर लीजिएगा। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं वीक में 3 वीडियोस, एटलीस्ट 3 घंटे की वीडियोस डाला करूंगी। सो जो जो स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं, जिनको कुछ लेक्चर्स की समझ आती है और लेक्चर डिमांड भी करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथ जितने भी फेलोज होते हैं, बाकी लोग होते हैं, उनको भी शेयर किया करें ताकि बाकी लोग पे आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग उन्हें आगे पढ़ना है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग क्योंकि टोटल ये जो हमारा चैप्टर 6 से आगे था, चैप्टर 6, 7, 8, 9, ये सारे चैप्टर जो हैं ये इंटरलिंक चैप्टर हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा हम पेस्ट पढ़ रहे हैं, पेस्टल एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें पेस्ट का रिमेनिंग पार्ट जो है टी, वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी मेन पार्ट होती है। टेक्नोलॉजी आज जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, जिस ईयर के अंदर या जिस सेंचुरी के अंदर हम रह रहे हैं, 2024 में, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट सिस्टम, बहुत सारी नई इन्वेंशंस हुई हैं जिससे बिजनेसेस को भी काफी हेल्प होती है। तो टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भी बिजनेस इस सेंस में मैं कह सकती हूँ कि सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर टेक्नोलॉजी का दौर है। मोस्टली टेक्नोलॉजी जहाँ पे होती है वहाँ पे यूनिट्स जैसे जैसे machines होती थी, ज्यादा होता था, बहुत सारे इश्यूज होते थे। अब न्यू इन्वेंशन के साथ साथ ये बहुत सारे मेथड्स की वजह से काफी बिजनेसेस को भी हेल्प हुई है। तो हम लोग क्योंकि बिजनेस डिग्री की क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये चीज जानना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का बिजनेस के साथ क्या लिंक होगा। इंट्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन अफेक्ट अ फर्म इन मेनी डिफरेंट वेज। पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेज के थ्रू टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है। लाइक पहले जहाँ पे जो काम एम्प्लॉयज करते थे, वो काम सब मशीन से लिया जाता है, कंप्यूटर से लिया जाता है, वो रोबोट से लिया जाता है। तो बहुत सारी ये चीजें आई हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात हुई है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट आया है। वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्पैक्ट आया है, प्रोडक्ट पे भी आया है, मार्केट पे भी आया है। टेक्नोलॉजी ने हर एक चीज पे इफेक्ट डाला है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट आया है? एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम बट स्टिल एबल टू एक्सेस फाइल्स एंड सिस्टम एट वर्क। अब आप देखो ये क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बैठ के ये वीडियोस, ये लेक्चर्स ले रहे हैं। वो कैसे? वो टेक्नोलॉजी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट आया है, डिवाइसेस आई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। तो बहुत सारे लोग ये घर बैठ के लेक्चर देख रहे हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी एम्प्लॉयज क्या करते हैं, घर बैठ के काम करते हैं, बट अपनी फाइल्स की एक्सेस कंप्यूटर से ले लेते हैं। जैसे आप लोग देखें, ये एनी डेस्क, अगर आप लोगों को पता हो तो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू भी आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर की एक्सेस लेके उसके अंदर जो भी चीज करना चाहो, आप कहीं पे भी बैठे हुए आप कर सकते हो। या टीम व्यूवर है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो हैं वो, जैसे अगर पोर्टल सिस्टम होता है, आप लोग अपना एसीसीए का पोर्टल खोलते हो। अब ये सारी टेक्नोलॉजी है ना कि यूके का पोर्टल आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ये सारी चेंजेस टेक्नोलॉजी से आई हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हुई है। स्मार्टफोन्स विद इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज। अब स्मार्टफोन्स आप लोग अगर देखें, हाँ, अगर हम पीछे चले जाएं, बैक 2010 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, तो तब इतने अच्छे फोन्स नहीं थे। स्मार्टफोन जो थोड़े बहुत अच्छे थे वो एक्सपेंसिव भी बहुत होते थे, और उनके अंदर स्टोरेज जो होती थी वो कम होती थी। अब आप लोग देखें, लाइक उस टाइम पे शायद हमें 32 GB जो फोन है वो बड़ी मुश्किल से मिलता था। बट स्मार्टफोन्स के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट हुई है। उनके अंदर चिपसेट बहुत अच्छे लग गए हैं, उसके अंदर स्टोरेज इंक्रीज कर दी गया है। अब आपको 1 TB आईफोन के अंदर या और जगहों पे भी स्पेस मिलती है। तो ये सारी क्या प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हुई है बाय टेक्नोलॉजी। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। प्रोडक्ट प्रोडक्शन चेंजेस, प्रोडक्शन भी चेंज हुए हैं। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि प्रोडक्शन पहले क्या होता था,
लोग एम्प्लॉइज़ जो होते थे वो यूनिट्स प्रोडक्ट्स बनाते थे और उनमें बहुत टाइम लगता था। अब कंप्यूटर बेस्ड या कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनरी आ गई है। अब आप लोग देखें अगर आप लोग इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस तरह भी ले सकते हैं, अगर किसी ने सेवर फूड या वैसे सेवर फूड आप बात कर लो या आप लेज़ की जो लेज़ का प्रोसेस होता है कि लेज़ चिप्स बनते कैसे हैं, उनकी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देखो। सारी की सारी ऑटोमेटिक मशीनरी सिस्टम है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है, उसके थ्रू सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, सब फूड सेवर फूड के अंदर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको पता होगा, सेवर फूड के अंदर वो कबाब हर चीज़ मशीन्स के थ्रू बन रही है, ऑटोमेटिकली टाइम सेट है, हर चीज़ सेट है, तो ये क्या है, ये किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। फिर मार्केटिंग अब तो थ्रू आउट मार्केटिंग सोशल मीडिया पे हो गई है। कोई भी बंदा है, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो थ्रू मार्केटिंग कैसे थ्रू थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप हर चीज़ अब सोशल मीडिया पे होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अब इंटरनेट यूज़र हैं। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट्स को इंटरनेट या वहाँ के ऑनलाइन शॉपिंग पे बिलीव अब करना शुरू हो गए। तो ये क्या चीज़ें ये सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि टेक्नोलॉजी डेफिनिटली बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करती है। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा, उसको डिटेल वाइज़ बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या-क्या और इम्पैक्ट आए हैं। Techno Technological changes has affected organizational structure in a number of key ways, बहुत important ways के थ्रू इसने इफेक्ट किया है। जैसे some administrative and managerial roles have been replaced by effective IT system। आप लोग देखो अगर आप लोग F1 की पुरानी या सेकंड चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि मैनेजमेंट के जो हैं, वो ये हमने ट्रायंगल एक पढ़ी थी। मैनेजमेंट कहाँ-कहाँ पे होती है? स्ट्रेटेजिक लेवल पे होती है, टैक्टिकल लेवल पे होती है, ऑपरेशनल लेवल पे होती है। अब क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, वो बेशक आप टैक्टिकल मैनेजर ना भी रखो, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डायरेक्टली थ्रू आईटी सिस्टम या ये जो मैं टैक्टिकल मैनेजर के काम थे वो थ्रू आईटी सिस्टम्स भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारे रोल्स का होने की वजह से ये कुछ आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है या मैनेजेरियल टास्क उनके लिए आपको लोग रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो आईटी सिस्टम के थ्रू ही इफेक्टिव हो जाते हैं। सम प्रोडक्शन रोल्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ रोबोट्स, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन दिस हैज़ आल्सो रिड्यूस्ड द नीड एज़ मेनी ऑफ सुपरवाइज़र। अभी मैंने ऊपर बताया कि बहुत सारे लोगों की जगह पे रोबोट्स, मशीन्स काम कर रही हैं। मतलब उन्होंने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है इन अ वे ऑफ वर्किंग लाइक हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे लोग काम करने के लिए या बहुत ज़्यादा सुपरविज़न हमें चाहिए थी हर लेवल पे, अब वो काम मशीन्स के थ्रू हो गया। इस इस पॉइंट को समझने के लिए आपको बेसिक एग्ज़ाम्पल आपके लेवल पे जाके ये बताऊँ अगर मैं, आप अगर देखो कि पहले हर एक काम के लिए हर जगह पे हमें एक सुपरवाइज़र रखना पड़ता था। अब बिज़नेस ओनर्स क्या करते हैं, बिज़नेस ओनर टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट हो गए। वो क्या करते हैं जहाँ पे भी आपकी जो भी ब्रांच है वहाँ पे कैमराज़ इंस्टॉल हैं। कोई भी काम है कैमराज़ मॉनिटर कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है आपको लोग रखने की, तो कैमराज़ के थ्रू सारी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये क्या है कि ये वन टाइम एक्सपेंस आपका लाइफ टाइम आपके बाकी खर्चों को ये जो सुपरवाइज़र रखने हैं उनके लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कैमराज़ उनको कंट्रोल करेंगे। तो ये ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये हमें सब कुछ मिला है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। ईमेल्स सिक्योर इंटरनेट्स आ गए हैं, वायरलेस नेटवर्क्स आ गए हैं, वीपीएन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी आप लोग देखो कि अगर आप एक कंट्री में हो, दूसरे कंट्री से आप लोग लेक्चर्स लेते हो, दूसरे कंट्री से आप लोग अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे वीडियो कॉल्स पे बात करते हो। ये पहले ये पीछे जो पिछले दौर थे उनमें नहीं था। ये अब कैसे हुआ है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, वर्ल्ड एडवांस होता जा रहा है। तो उससे आप क्या करते हैं कि आपको कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव्ड मिलती है। आप हो आप अपने घर बैठ के काम कर सकते हैं, घर बैठ के फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में सारे काम कर सकते हैं, तो ये भी बेटर हो गया है। इससे हुआ क्या है, जो ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर बेनिफिट सबसे ज़्यादा हुआ है, वो क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ है कि आपकी डीलेयरिंग और डाउनसाइज़िंग हो गई है। जब मैं टॉपिक डीलेयरिंग और डाउनसाइज़िंग की बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि डाउन साइजिंग या डीलेयरिंग जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है F1 के अंदर वो इन छोटे-छोटे पॉइंट्स के थ्रू आता है। डीलेयरिंग हो गया, डाउन साइजिंग हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया। आपको पता होना चाहिए डीलेयरिंग क्या है और डाउन साइजिंग क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
एसीसीए कंप्लीट करने के बाद भी उनको आइडिया नहीं होता कि डाउन साइजिंग और डी लेयरिंग का एक्चुअल डिफरेंस क्या है। आपने ये याद रखना है, आपने इनके वर्ड से मोस्टली जो आप चीज़ पढ़ रहे होते हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे होते हो या जो जो चीज़ भी होती है उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। यहाँ पे क्या है साइज़ की बात हो रही है। यहाँ पे डाउन साइजिंग मीन्स साइज़ को कम करना। यहाँ पे साइज़ कम हुआ होगा। साइज़ का मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग थी तो उसको काट के छोटी बिल्डिंग कर ली। नो नेवर, ये मीन्स हम नहीं ले सकते। साइज़ का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपके 500 एम्प्लॉइज़ थे, वहाँ से आपके 300 एम्प्लॉइज़ हो गए हैं, इट मीन्स डीलेयरिंग ओह सॉरी डाउन साइजिंग। साइजिंग का मतलब ये है कि साइज़ 500 अगर एम्प्लॉइज़ थे तो 300 हो गए, इट मीन्स कि ये डाउन साइजिंग हुई है, ये साइज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, आपने माइंड में ये एग्ज़ाम्पल रखनी है। डीलेयरिंग का मतलब है लेयर एक आपने डी कर दी, कम कर दी एक लेयर। लेयर यहाँ पे आपने लेयर याद रखना है। लेयर और साइज़ ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे आपने क्या किया है कि इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ एम्प्लॉइज को आपने क्या कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। उसकी रीजन ये थी कि आपको शायद वो वाला काम जैसे मैंने अभी बताया ऊपर के आपने सुपरवाइजर रखे हुए थे, उन सुपरवाइजर को आपने हटाया तो कैमरास इंस्टॉल कर दिए तो लोग कम कर दैट इज डाउन साइजिंग। डाउनसाइजिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे देखे मैंने क्या किया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किया ना 500 से 300 कर लिए। तो ये डाउनसाइजिंग है इन एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट नेसेसरली रिड्यूसिंग द वर्क और आउटपुट। आपने ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाना है कि वो फंक्शन नहीं खत्म हुआ, वो रोल खत्म नहीं हुआ। जैसे सुपरवियन एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सुपरवियन पहले जो मिस्टर ए करता था, मिस्टर ए की जगह पे अब हमने रिप्लेस कर दिया ये सिस्टम कैमरा से। तो वो रोल अभी भी हो रहा है, काम वो अभी भी हो रहा है, बट वो काम मिस्टर ए की जगह पे कैमरा कर रहा है। तो रोल खत्म नहीं होगा, लोग कम हो जाएंगे। दिस इज नाउन एज डाउन साइजिंग। डीलेयरिंग क्या है? डीलेयरिंग ऑफन लिंक टू द डाउनसाइजिंग, लिंक उसी तरह ही है बट लेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लेयर ऑफ मैनेजमेंट। ये डीलेयरिंग किस में आएगा? डीलेयरिंग जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि एक ट्रायंगल है हमारी स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की, इसमें आपने क्या किया पूरी की पूरी ये लेयर हटा दी। लेयर। अब आपने ये याद रखना है कि डाउन साइजिंग में हमने एम्प्लॉयज कम किए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शायद उतने ही हों बट वो फंक्शन, वो मैनेजमेंट का वो रोल लाइक फंक्शन खत्म हो गया है, प्रोसेस खत्म हो गया है। मैनेजमेंट की लेयर जैसे आपने एक हटा दी, ये टेक्निकल मैनेजर हटा दी। दिस इज यूजुअली टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन विद अ रिजिड हायरार्किकल फ्रेमवर्क। रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है लाइक बहुत ज्यादा हार्ड आप कह लो या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट करेक्ट मीनिंग लाइक करेक्ट वर्ड होगा इसके लिए। जो स्ट्रिक्ट होता है ना हायरार्किकल लेवल, मतलब ये कि जैसे ये हमने रखा हुआ है तो हर लेवल पे हमने मैनेजर ही मैनेजर रखे हुए हैं, हर लेवल पे इधर भी मैनेजर है, इधर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक एनवायरनमेंट हमने बनाया हुआ है। उसको रिमूव करने के लिए 2-3 लेयर्स हमने हटा दी। तो विद नमरियस लेयर्स ऑफ सुपरविजन। देखिए मैंने सेम एग्जांपल दी, अभी ये हमने वर्ड देखा भी नहीं है और इससे पहले ही मैंने एग्जांपल दे दी कि बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। तो इतना ज्यादा टफ इन्वायरमेंट रखने के बजाय आपने क्या किया फ्लैटर, आपने उसको कम कर दिया, मिनिमम लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कर दी। सच ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू एम्फसिस टीम वर्किंग, वो टीम वर्किंग के लिए विद पीपल टेकिंग ऑन डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट टीम्स। ताकि आपने क्या करना है कि डिफरेंट रोल्स डिफरेंट टीम्स को एक दूसरे से मिला के काम करना है। दिस इज नाउन एज डी लेयरिंग। देन हम आ जाते हैं आउटसोर्सिंग के ऊपर। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग का टॉपिक आगे चल के आगे एक चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डीप में भी हम पढ़ेंगे बट यहाँ पे हम आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। आउट का मतलब है बाहर से, सोर्स का मतलब है कि बाहर से हेल्प लेना, यहाँ बाहर से कुछ काम कराना। आउटसोर्सिंग की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी, ये पहले भी हम पढ़ते नहीं है, पहले हम ये सिर्फ देखते हैं आउटसोर्सिंग होता कैसे, आउटसोर्सिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है, लेट से हम ले लेते हैं एग्जांपल बाटा शू की। बाटा शूज की। बाटा शूज वालों का अपना काम क्या है? ये फेमस क्यों है? शूज बनाने में, शूज बनाने में।
क्योंकि इनको शूज़ सेल करने हैं, तो सेल करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग। मार्केटिंग या जैसे मार्केटिंग के अंदर ही आएगा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। मतलब अपने शूज़ बेचने के लिए इनको एड्स बनाने पड़ेंगे। इनको वो जो फ्लायर्स होते हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो वो बनाने के लिए इन्होंने क्या अपना काम ये वाला काम ये खुद कर रहे हैं, शूज़ बनाने में क्योंकि ये माहिर हैं, ये वाला काम ये खुद कर रहे हैं। बट ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए इन्होंने क्या किया किसी थर्ड पार्टी या किसी और कंपनी थर्ड पार्टी या कोई और कंपनी से इन्होंने कहा कि हम अब शूज़ बनाएँगे, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप हमें उनकी प्रमोशन करना सिखाएँ। आप हमें उनको प्रमोट करने के लिए वीडियोज़ बना के दे दिया करें, एड्स बना के दे दिया करें। तो आपने क्या किया, आपने किसी थर्ड पार्टी से हेल्प ली, उससे काम कराया, तो उसको पे भी किया होगा। तो ये क्या है? आउटसोर्सिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आउटसोर्स किया आपने। Outsourcing mean contracting out aspect of the work organizational previously done in-house to specialist provider। अब ऐसा है कि हो सकता है कि वो लोग खुद भी बाटा शूज वाले खुद भी अपनी एड्स वगैरह बना लेते हों, बट वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते जितना कि जैसे पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकें। तो उसके लिए आप उन्होंने क्या किया किसी थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर से कहा कि आप हमें ये काम करके दे दिया करें। हम तो आते रहेंगे, आप उसकी प्रमोशन के लिए हमें एड्स बना के दे दिया करें। तो ये आपने आउटसोर्स किया। आउटसोर्स का डिफरेंट टाइप का लाइक आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग का डिफरेंस आएगा आगे चल के वो पढ़ेंगे। आउटसोर्सिंग विद इन कंट्री भी होती है और ऑफशोरिंग आउट ऑफ द कंट्री होती है। In some cases, suppliers are given access to the firm's record to so they can review production schedule and stock records to ensure that suppliers are delivered before they run out. आप आउटसोर्सिंग के लिए उनको पूरा का पूरा अपना रिकॉर्ड देते हो ताकि वो देख के सब कुछ के सप्लायर के पास से सारा स्टॉक खत्म होने वाला है तो अ, वो आपको टाइम पे ऑर्डर वगैरह भी करके दें मतलब बता भी दें कि सप्लायर कब रन आउट होने वाला है डिलीवरी से। अब जैसे आप देखो कि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग के फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं दूसरी किसी और फर्म से। तो ये क्या है ये आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्स आप कर रहे हो। आप जो जो काम आपका अपना है वो आप खुद कर रहे हो लेकिन किसी थर्ड पार्टी से उस काम में हेल्प ले रहे हो। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग डिफरेंट टाइप की होती है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले तो हम टिप्स भी पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग इज अ पर्टिकुलरली कॉमन फॉर आईटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच may contact another more skilled supplier to take over some or all। या तो आप कुछ अपने फंक्शंस उनको देते हो या सारे आईटी फंक्शंस उनसे ही परफॉर्म कराते हो। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ आईटी आईटी आउटसोर्सिंग। आईटी के आउटसोर्सिंग की फोर टाइप्स हैं। फोर टाइप्स हैं। या तो आप आईटी के फंक्शंस टोटल पूरा का पूरा जो आईटी का सारा सिस्टम है वो आप किसी थर्ड पार्टी को हवाले कर दो और उनको बोलो कि आपका हमारा आईटी का काम सारा आप देखेंगे। बट उसमें रिस्क भी है क्योंकि आप उनसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन से वो करोगे शेयर करोगे हर चीज शेयर करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि जो आईटी की सर्विसेज आप उस बंदे से ले रहे हो वो किसी और कंपनी को भी तो दे रहा होगा। तो सम टाइम ड्रॉबैक्स भी होते हैं। एडहॉक एडहॉक का मतलब होता है टेम्पोरेरी। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी मतलब शॉर्ट टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ लोगों को सिखा रहे हो सारी की सारी ट्रेनिंग दे रहे हो बट ट्रेनिंग दे रहे हो आप जब तक आपके लोग सीख के परफेक्ट होते तब तक आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से शॉर्ट पीरियड के लिए वो सर्विसेज ले रहे हो टेम्पोरेरी बेसिस के लिए। देन पार्शियल पार्शियल का मतलब होता है हाफ। पार्शियल का मतलब होता है हाफ। या तो आधी आप आधा काम आप खुद कर रहे हो आधी आईटी की फंक्शन आपकी कंपनी के अंदर हो रहे हैं और आधे कुछ आपने दे दिए। जैसे लेट से अगर एक इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले बाकी सारे काम अपनी कंपनी में ही करते हैं बट अपने स्टूडेंट्स का पोर्टल किसी और थर्ड पार्टी से बनवा लेते हैं कि पोर्टल आप देख लिया करो स्टूडेंट्स ऐड वगैरह करना वो कैसे देखना स्टूडेंट्स के लिए वो सारा तो पार्शियल हाफ। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं एडहॉक बेसिस पे टेम्परेरी बेसिस पे कुछ स्मॉलर स्मॉलर प्रोजेक्ट आपके आए आप वो किसी से ले लो। बस आपको कुछ 6 महीने के लिए काम कराना है तो 6 महीने के लिए आप प्रोजेक्ट। अब एज अ स्टूडेंट क्या आना चाहिए कि एडहॉक और प्रोजेक्ट में क्या फर्क होगा। एडहॉक और प्रोजेक्ट में ये फर्क होगा कि एडहॉक टेम्परेरी बेसिस पे 2-3 महीने के लिए आप कर रहे हो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए
कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपके पास आया है, कोई स्पेसिफिक, या तो आप कोई नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो, या कुछ आप मेंटेनेंस करने वाले हो अपने पूरे के पूरे कंप्यूटर्स की, या कुछ टाइम के लिए आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट आया है, तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी से आउटसोर्सिंग ले सकते हो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस क्या है? सप्लायर में हैव स्पेशलिस्ट जो एडवांटेज, फायदा इसका ये है कि जिस थर्ड पार्टी से आप काम करा रहे हो वो बहुत स्पेशलिस्ट फर्म है, वो स्किलफुल है, आपको मसला नहीं होगा, आपको वो अच्छा काम करके देगा। आउटसोर्सिंग में ऑपरेट्स ऑन अ फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिक्स्ड फी होती है उनकी। जैसे अगर आपने 50,000 फिक्स कर लिया तो वो हर साल आपको 50,000 ही देना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि विद इन द पीरियड, यानी कि साल के दौरान में कुछ होता है तो उसके लिए वो फी आपको नहीं पे करनी पड़ती। अनसर्टेनिटी कुछ आती है तो आपको वो मसला नहीं होता, आपने ऑलरेडी पूरे साल के लिए पे किया हुआ है आईटी फंक्शंस के लिए। Outsourcing may improve business flexibility, allowing the business to vary the level of work the suppliers perform depending on demand. आउटसोर्सिंग आपके बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है, बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट के सप्लायर्स का पता चलता है वो कैसे काम करते हैं, डिमांड उनकी क्या है, उस तरह से आपको वो लोग, स्पेशलिस्ट लोग क्या करते हैं, उस तरह से आपको काम करके देते हैं। The supplier may be more efficient at running the IT function for the organization. अगर आपका सप्लायर बहुत अच्छा है, सप्लायर अच्छा है, कौन सा सप्लायर? जो कि आपको आउटसोर्स दे रहा है, आउटसोर्सिंग के फंक्शन दे रहा है, तो वो शायद बहुत अच्छा काम करके दे रहा है, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट सेव हो रही है। क्योंकि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वही काम कराते हो तो बार बार लोग मिस्टेक्स करेंगे, बार बार लोग गलत काम करेंगे, तो उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी तरफ हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं, हर चीज़ के ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। ऐसा नहीं हम कहते कि 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट होती है। जहाँ पे बेनिफिट्स होंगे, एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे। It may be difficult to bring IT back in-house at a later date as outsourcing often causes the loss of the staff with specialist skill from the organization. अब इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहा है कि आपने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में फँस गए हो। फँस किस तरह गए हो कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 ईयर की फी पे कर दी है। अब वो फंक्शन आप अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर वापस नहीं ला सकते, मुश्किल है उस मतलब बीच में किसी डेट में आप नहीं कर सकते, वो बंदा आपको पैसे तो वापस नहीं करेगा। दूसरा ये है कि आपका स्टाफ जो स्किलफुल था वो अब मतलब वो काम वो कर सकता था जो वाला स्टाफ, तो अब वो काम अब वो स्टाफ इसी तरह बैठा रहेगा और आप वो काम बाहर से कराते रहोगे। तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। Outsourcing may lead to the organization being locked into an unfavorable contract with a poor supplier. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जैसे कहते हैं कि एक कहावत है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इस बेस के ऊपर कि हाँ, कुछ कुछ 2-4 लोगों ने हमें बोला कि ये फलाँ सप्लायर अच्छा है, वो अच्छी आईटी के फंक्शन परफॉर्म करके देता है, या हमने कुछ थोड़ा बहुत लेके इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं ली, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 ईयर का। अब 1 ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होता, ना तो हमारे वो पैसे वापस आएँगे, और जो हमें वो वीडियोज़, वो एड्स, वो प्रमोशन की चीज़ें बना के देगा, हो सकता है कि वो लोगों को पसंद ही ना आए क्योंकि वो अच्छा सप्लायर नहीं है। तो डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, बट हमें उस 1 ईयर तक का वेट करना पड़ेगा, हम फँस गए। और आउटसोर्सिंग आईटी विल अलाउ third party supplier to gain across the organization information. This may be confidential leading to the risk data security breaches. ये तो मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि जब मैंने आपको टोटल वर्क की एग्जांपल दी तो मैंने आपको बताया कि अगर आप टोटल फंक्शन दे देते हो तो आपको डर ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, क्योंकि लेट्स से ए पार्टी है आउटसोर्सिंग पार्टी, उससे आप बी पार्टी हो, ये सी पार्टी है, उससे आप भी आउटसोर्सिंग ले रहे हो, ये भी आउटसोर्सिंग ले रहा है। हो सकता है ये वाला बंदा आपका कॉम्पिटिटर हो, ये कंपेटिटर हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन इधर लीक हो रही हो, ठीक है? ये बंदा इधर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो, तो कुछ भी रिस्क हो सकता है। By relying on a third party for its IT, the organization will have way to create its own unique system. This means that it cannot obtain competitive advantage from system. सेम थिंग जो अभी मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर ए पार्टी कौन है, आउटसोर्सिंग वाली पार्टी, ठीक है? बी पार्टी कौन है? आप खुद को रख लो, ठीक है? ये आप हो, ये सी पार्टी आपकी कंपेटिटर है।
आपका कंपेटिटर और आप सेम तरह की फंक्शन एक बंदे से ले रहे हो, तो आपका आपस में कंपटीशन कहाँ गया? वो कंपटीशन तो नहीं होगा ना। इट मीन्स कि आपको कंपिटिटिव एडवांटेज वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स हमें आउटसोर्सिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। इलिस्ट्रेशन 2 के अंदर वो कह रहा है इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Walmart, the US store, can market its sales data immediately available to its supplier through the internet. This sales data allows the supplier to make their own forecast of expected future demand for their products थ्रू वॉलमार्ट एंड प्लान प्रोडक्शन स्केड्यूल। वो ये कह रहा है कि वॉलमार्ट एक यूएस का स्टोर है, जहां उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इंटरनेट के ऊपर एक आउटसोर्सिंग का फंक्शन लिया हुआ है। तो आउटसोर्सिंग के अंदर ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर सेल्स डेटा, मतलब कितनी सेल्स की डिमांड है उनको पता चल जाती है। तो जिससे वो अपना प्रोडक्शन प्लान प्लान जो है वो अच्छा और करके जल्दी जल्दी प्रोडक्शन के स्केड्यूल बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा फंक्शन लिया हुआ है। आगे वो एग्जांपल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर कह रहा है एन ऑडिट फर्म हैज an audit firm has decided to eliminate the role of supervising senior and split the workload between the others existing staff. What type of organization change being described here? अब आपने इसको समझना है कि इसके अंदर उसने क्या पूछा है, कि क्या उन्होंने की है, डाउन साइजिंग की है या डी लेयरिंग की है। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सुपरवाइजर का काम सीनियर मैनेजमेंट का खत्म करके एग्जिस्टिंग स्टाफ को, जो जूनियर है, उनको दे दिया। तो डी लेयरिंग ही हुआ, डी लेयरिंग उन्होंने। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। ऊपर जैसे हमने पढ़ा ना, तीन चीजें के स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा है, तो उसमें स्ट्रक्चर अगर होगा तो डाउन साइजिंग डी लेयरिंग होगा, अगर और आउटसोर्सिंग होगा। अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा तो प्रोडक्ट्स के डिजाइन चेंज हुए हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस allows many products being increasingly more sophisticated advancement स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। जैसे स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आप लोग देखो तो पहले मोबाइल का एक बहुत कम कम डिजाइन होते थे, कलर कलर में आपका हो, डिजाइन में आपका हो। न्यू टेक्नोलॉजी कैन लीड टू इन इमरजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि एक ही जगह पे आप भी यूज कर सकते हो। जैसे कॉफी है तो उस जगह पे चाय है, चाय है तो पेप्सी है तो उस जगह पे ड्यू है, या अ, इस तरह से हम कह सकते हैं। फिजिकल मैप रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ नेविगेशन सिस्टम्स लाइक वेज एंड गूगल मैप। ये आ गए हैं, फिजिकल आपको मैप्स रखने की जरूरत, हाथ में देखने की कि रास्ता यहाँ से यहाँ जाएगा। आप गूगल मैप पे लोकेशन डालते हो, उसमें आपको गाइड करते हैं कि यहाँ से आपने लेफ्ट होना है, राइट होना है, सब कुछ बताते हैं। Some industries have seen their business model completely transform. Online banking has reduced barrier to entry, allow supermarket among other to move into banking। मतलब बहुत सारी अगर इंडस्ट्रीज आप लोग देखो, उनके बिजनेस मॉडल कंप्लीटली चेंज हो गए। तो ये भी प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन आई है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ने के अंदर जैसे अब पहले ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम नहीं होता था, अब ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आ गया, तो ऑनलाइन बैंकिंग आपको पेमेंट इजीली कर सकते हो। इवन के सुपरमार्केट्स के लिए भी अब क्या होता है, आप लोग देखो कि बैंकिंग ऐप से आप खोलो तो उसके अंदर आप मार्केट वगैरह बाय कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट भी हो गई है, कॉल सेंटर्स इन कंट्रीज वेयर वेज रेट आर लोअर। आप पाकिस्तान के अंदर जितने यंग स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनको पता होगा कि कॉल सेंटर बहुत ज्यादा वहां पे चलते हैं, क्योंकि यूके के अंदर या बाकी लोग के अंदर लेबर रेट ज्यादा है, यानी कि वेज रेट ज्यादा है। तो ये बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। इम्पैक्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैसे चेंज हुए हैं, डेफिनेटली प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट आया है। द मोस्ट ऑब्वियस वे दैट द टेक्नोलॉजी हैज प्रोडक्शन इन द यूज ऑफ रोबोट्स एंड रोबोट सिस्टम आ गए हैं, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस आ गई हैं, यानी कि ऑटोमेटिक बना रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्लेवर फूड की एग्जांपल दी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हर चीज बनती जा रही है। हाउएवर आईटी सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मोर एफिशिएंट scheduling and monitoring of production, resulting in lower inventory levels, higher quality, elimination of
बॉटल नेक एंड लोअर कॉस्ट, मतलब आईटी की वजह से ज्यादा एफिशिएंट स्केड्यूलिंग हो गई है, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी हो गई है, इन्वेंट्री लोअर होना शुरू हो गया है, मतलब आपको पता चल जाता है डिमांड है या नहीं है, हमें और बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अंदर भी मार्केटिंग के ऊपर भी इफेक्ट आया है, मार्केटिंग के ऊपर मार्केटिंग फंक्शन भी अच्छे हुए हैं। जैसे प्राइसिंग, प्राइसिंग का आपको पता चल जाता है कि बाकी रिटेलर, अगर आप अब लेट से आपको एक फोन लेना है, आप क्या करते हो, स्मार्टफोन का जो भी मॉडल है, स्मार्टफोन का जो भी आपने मॉडल लेना है वो आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर, तो गूगल के ऊपर नंबर ऑफ सप्लायर की प्राइसेस दे रहे हो, तो ये क्या है कि ये आईटी की टेक्नोलॉजी से ही हमें पता है कि क्या प्राइस, क्या प्राइस होने चाहिए। तो प्राइस वॉच की आईटी बेस उनसे मिल जाता है। प्रमोशंस वेबसाइट के ऊपर होती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को लोग पीआर देते हैं, पीआर जो पब्लिक गिफ्ट्स होते हैं वो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन पहले का मतलब ये है कि कहाँ से लोग प्रोडक्ट लेंगे, पहले लोग आउटलेट पे आते थे या जो शॉप्स हैं उन पे आते थे, अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। मार्केट रिसर्च, कस्टमर डेटाबेसेस हो गए, डेटाबेस से सर्च हिस्ट्री देख के आपको पता चल जाता है कि कस्टमर हमारी कौन प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा लाइक करे, कौन से ज्यादा सर्च करें, तो वो मिल जाती है। कमेंट ऑन हाउ ऑन द डिमांड फॉर हॉलीडेज ट्रैवल एजेंसी, आपने आप देखना है कि हॉलीडे डिमांड फॉर हॉलीडेज ट्रैवल एजेंसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या क्या चेंजेस आए हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया है। सोसाइटी इज डिपेंडेंट अपॉन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, many would argue that we have left the age and information age has taken over। ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी पे इफेक्ट आया है, पूरी सोसाइटी में क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं। अगर आप देखो तो ई कॉमर्स, ऑनलाइन सब कुछ, ई कॉमर्स मतलब सब कुछ इंटरनेट पे हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकल जो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ हो गया है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होती है, ऑनलाइन ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, आप लोग भी घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो, प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है। ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि बैंक्स, बैंक्स की एप्स आपके पास ऑनलाइन है, आप अपने फोन से लॉग इन करके आप पैसे किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर कर लेते हो। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईमेल में डाटा डाला, किसी को भी सेंड करना है, व्हाट्सएप पे डाला, पीडीएफ फॉर्म सबको डाल सेंड कर दी। होम शॉपिंग हो गई है, होम बैंकिंग हो गई है, घर बैठे बैंकिंग, होम लर्निंग हो गई है। अभी मैं वीडियो डालूंगी तो आप घर बैठ के उसको देखोगे, आपको वीडियो लेने के लिए कहीं आना नहीं पड़ेगा। होम एंटरटेनमेंट, घर बैठ के आप नेटफ्लिक्स देखते हो, वीडियो गेम्स देखते हो, सब कुछ। टेली वर्किंग, टेलीकॉम, म्यूटिंग, एवरीथिंग इज नाउ ऑन इंटरनेट। अब सब कुछ क्या हो गया है कि ई कॉमर्स ने टेक ओवर कर लिया। ये सारा कुछ किस वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से। सम इंडस्ट्रीज में डिसअपीयर बट न्यू वंस आर इमर्जिंग, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स विल चेंज, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स स्टाफ इन रिटेल जॉब्स मे बी रिड्यूस्ड एज होम शॉपर्स ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउसेस, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज गायब हो गई, कुछ लोग घर बैठ के जॉब्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आईटी की वजह से हुई हैं। तो खत्म हो गया, थोड़ा सा वीडियो को स्टडी करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर काफी क्वेश्चंस भी कराने थे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 को देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 के अंदर बोल रहा है कि द behavior and norms that helps that help bind a social group together। what is this definition of, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ये कि जो सोशल बिलीव्स होते हैं, सोशल हमारे नॉर्म्स होते हैं, जिससे कोई ग्रुप सारा का सारा इकट्ठा होता है, वो किस चीज को हमने कहा था, एटीट्यूड्स नहीं, एटीट्यूड्स तो नहीं था, एटीट्यूड्स की डेफिनेशन और थी। टेस्ट नहीं, टेस्ट हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। जो किसी ग्रुप को टुगेदर करता है, कंबाइन करता है, वो वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज जैसे किसी का मानना, 6-7 लोगों का या 8-10 लोगों का मानना, बिलीव या जो नॉर्म्स है वो एक जैसे हैं, तो वो वैल्यूज होंगी। सोशल स्ट्रक्चर तो सोशल सोसाइटी से होता है कि जैसे लोग वहां पे रहते हैं तो वो बन जाता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9,
डाउन साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, डाउन साइजिंग अभी पढ़ा ना क्या प्रोसेस होगा, डाउन साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा कि डाउन साइजिंग के अंदर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही रिड्यूस करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट नो, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एस्पेक्ट ये तो आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन दे रहा है। रिड्यूसिंग द प्राइस चार्ज, प्राइस की तो बात ही नहीं हुई थी, तो ये ऐसे नहीं होगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9, द एवरेज एज ऑफ कंट्रीज population depends on its birth and death rate. Assuming equal rate of change, which of the following would given an overall reduction in the average age of population? अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, एवरेज एज जो किसी कंट्री की पॉपुलेशन है वो आपने देखनी है कि किस पे डिपेंड करती है। वो बर्थ रेट और डेथ रेट पे है। और एज्यूमिंग इक्वल रेट ऑफ चेंजेस मतलब एक जैसा ही चेंज होता है, जितनी डेथ्स होती हैं यानी कि डेथ्स इक्वल टू बर्थ है, ठीक है। इक्वल आपने ज्यूम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑन ओवरऑल रिडक्शन मतलब ओवरऑल रिडक्शन किस में होगी? एन एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन, राइजिंग बर्थ रेट, राइजिंग डेथ रेट। जितना बर्थ रेट बढ़ेगा उतना ही डेथ रेट बढ़ेगा, तो ये तो इसका ऑप्शन तो अल्फा ही होना चाहिए क्योंकि इक्वल है, दोनों चीजें इक्वल है। राइजिंग बर्थ रेट फॉलिंग नो, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, इक्वल पढ़ा है। फॉलिंग बर्थ रेट नो, फॉलिंग नो, इक्वल। तो डेथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है। तो इक्वल चेंजेस हमने पढ़े, ये था टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 का आंसर। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 के अंदर वो कह रहा है एक्स कंपनी इज अ कमर्शियल फिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट ओन सेवरल लार्ज travelers that it uses to catch large volume of fish. Once a certain part of the ocean has been traveled, X ensure that no further fish are catch. Therefore, at least 1 year, even though there are still a large number of fish left to caught. This allows to fish stock time to replenish. What is this an example of? क्या करना चाहिए इसके लिए, ये एग्जाम्पल किसकी है? एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी या इफेक्टिवनेस। पहली बात यह है कि एक एक बहुत ज्यादा स्मार्ट ट्रिक होती है किसी चीज को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक स्मार्ट ट्रिक आप ये भी लगा सकते हो डायरेक्टली। ये पहली बात है कि एफिशिएंसी की बात तो हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ी, रिसाइकलिंग की भी नहीं पढ़ी, रिसाइकलिंग की भी इस तरह से हमने नहीं पढ़ी, इफेक्टिवनेस भी हमने नहीं पढ़ा। हमने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि पेस्टल एनालिसिस के अंदर इस तरह से आपको करना चाहिए कि फ्यूचर की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सस्टेनेबिलिटी तो हमने पढ़ा है। दूसरी चीज आप देखो वो क्या कर रहा है, वो जितनी फिशेस वो लोग पकड़ रहे हैं उतनी वो और क्या करते जा रहे हैं। दिस अलाउज अ फिश स्टॉक टाइम टू रिप्लेनिश मतलब वो जितनी फिश पकड़ते जा रहे हैं पीछे इंफॉर्मेशन जाती जा रही है, तो साथ साथ वो अपना और से और स्टॉक बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सस्टेनेबिलिटी पे है ताकि फ्यूचर जनरेशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। Test your understanding 12. Which one of the following is likely to be an advantage of an organization outsourcing some of its less important organization? क्या चीज आपकी वो कह रहा है कि which of the following is likely to be an advantage? किसके लिए एक advantage हो सकता है outsourcing some of its less important operation मतलब जो उसके less important operation है। Increase level of skill विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं स्किल्स तो इंक्रीज होंगे तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। इंक्रीज वर्कलोड फॉर डायरेक्शन एंड सीनियर मैनेजर, नहीं वर्कलोड तो कम होगा, आउटसोर्सिंग से वर्कलोड कम होगा, जो एम्प्लॉयज हैं मतलब वो कहीं और शिफ्ट हो गए तो ये भी नहीं होगा। लेवल ऑफ स्किल्स भी इंक्रीज नहीं करता, अगर खुद इतने स्किल्स हो तो आउटसोर्सिंग की जरूरत ही क्या है। इंक्रीज टाइम फॉर मैनेजमेंट टू फोकस कोर ऑपरेशन, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा कि आपने वो काम किसी को दे दिया करने के लिए तो आप बिल्कुल उसी को आप फोकस कर सकते हो। इंक्रीज कंट्रोल ओवर द आउटसोर्स फंक्शन, नहीं है तो कंट्रोल तो हम आउटसोर्स फंक्शन को हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हम वैसे ही परफॉर्म करा रहे हैं। उसके बाद है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 13 जो कि है एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू के अंदर बोला जा रहा है कि रिक्वायर्ड below are the four definition of terms relating to the social trend, match each definition to the appropriate term। हमने appropriate term के साथ definition को मैच करना है।
repeated behavior and norms that help to bind a social group। अभी ऊपर हम ये सॉल्व करके आए, ये तो वैल्यूज होना चाहिए, अभी ऊपर हमने सॉल्व किया है। तो जो ग्रुप को क्या करता है, टुगेदर करता है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इससे आगे लिखना है ऑप्शन, ऑप्शंस लिखने हैं। अच्छा, इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंसेस आप चॉइस, पर्सनल प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो तो एटीट्यूड होता है। इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पीपल सेम सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन, ये तो सोशल सेक्टर होगा। अ पर्सन ग्रुप लाइक और डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक तो उसका अपना पर्सनल है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनके आगे ही लिख लेते हैं। पहला वो कह रहा है सोशल क्लास ए बी सी डी से हमने सेलेक्ट करना है। सोशल क्लास कौन सी होगी, सोशल फिर ये मैंने बोला ना सोशल जिसके अंदर था, तो ये हो जाएगा सी। दूसरा वैल्यूज, वैल्यूज तो मैंने सबसे पहले लिखा था ए। तीसरा एटीट्यूड है, तो क्या था यहाँ पे, पहला हमने कर लिया, तीसरा एटीट्यूड है। एटीट्यूड किस में जाएगा, एटीट्यूड किसी का भी जो पर्सनल डिसलाइकिंग और अनलाइकिंग होती है वो एटीट्यूड होता है ना, तो ये डी हो जाएगा। उसके बाद ये इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस, अब मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद अपनी चॉइस का, वो मेरा टेस्ट होगा, वो मेरा टेस्ट होगा। इस तरह आपने ये एमटीक्यूज करने हैं। ये चैप्टर हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, ये आगे भी है क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली जो ये वाला पार्ट भी है, इसको आप देख लीजिएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगी कि आप प्लीज अपने क्लास फेलोज को मस्ट रिकमेंड किया करें। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है तो आप किसी और को भी मस्ट बताया करें। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, और वो भी मैं आपको इसी वीक के अंदर चैप्टर 9 भी प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, मैक्सिमम लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। आप एटलीस्ट चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं तो एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।